जादू हिंदी कहानियाँ। ये कहानी आरजू नाम की एक लड़की की है। आरजू दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आरजू बहुत गरीब थी और वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी माँ घर चलाने के लिए दामिनी के यहाँ काम करने जाती थी। आरजू के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई थी। आरजू की माँ जहाँ काम करती थी, उसकी भी एक बेटी थी, नैन्सी। नैन्सी और आरजू एक ही साथ के थे, लेकिन नैन्सी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब भी ज्यादा काम करने की वजह से साधना की तबीयत खराब हो जाती थी, तो वो आरजू को अपनी जगह काम करने के लिए भेज दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन आरजू अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। अरे आरजू, आज तू आई है काम पर? तेरी माँ कहाँ है? मालकिन, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए माँ के बदले मैं आई हूँ यहाँ काम करने के लिए। इस तरह आरजू घर के कामों में लग जाती है, लेकिन वहीं नैन्सी जो आरजू से बहुत जला करती थी, क्योंकि वो नैन्सी से बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो सोचती है, अब आएगा मजा। अब देखना मैं माँ से इसकी कैसे क्लास लगवाती हूँ। माँ, कहाँ है आप? इधर आइए। देखिए माँ, ये सब क्या हो गया है मेरी इतनी सुंदर ड्रेस पर? ये ड्रेस जल गई माँ। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब काम उस आरजू का है, क्योंकि उसे मैंने अभी कपड़ों में प्रेस करते हुए देखा था और उसने ये सब जानबूझकर किया है माँ। आपको तो पता है ना माँ कि ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है और मैंने इसे कितनी मुश्किल से डिजाइन करवाया है। अब मैं क्या पहनूंगी माँ? उसी समय दामिनी आरजू को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ आरजू, कहाँ है तू? इधर आ। अरे तूने मेरी बेटी की ड्रेस को जला दिया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? पता भी है कितनी महंगी ड्रेस थी। मालकिन जी, मैंने ये ड्रेस नहीं जलाई, ये तो उन प्रेस वाले कपड़ों में थी ही नहीं। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऐसी ही नई ड्रेस चाहिए बस। या तो पैसे काट लो इसके इस महीने के, इसे एक भी रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पर नैन्सी की मौसी आ जाती है और कहती है, अरे बेटी, लेकिन इसमें इसके पैसे काटने की क्या जरूरत है? तुम अपने जन्मदिन में इससे घर के सारे काम करवा लेना और सुबह से शाम तक जो भी मेहमान आएंगे उन सब की खातिरदारी भी यही करेगी। हाँ, ये तूने सही कहा। सुन लिया आरजू, 2 दिन बाद मेरी बेटी नैन्सी का जन्मदिन है और तू पूरे दिन नैन्सी की जन्मदिन पार्टी का सारा काम देखेगी और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी मालकिन, जैसा आप कहे। वही जब आरजू अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ कहती है, आरजू, मैं सोच रही थी कि नैन्सी के जन्मदिन में इतने सारे मेहमान आएंगे, तो उन लोगों के सामने तू ये फटे पुराने कपड़े पहनकर जाएगी, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। काश मैं तेरे लिए सुंदर सी ड्रेस ले पाती। पर माँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि आप मेरे लिए ड्रेस ले सकें, इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ऐसे ही रात हो जाती है और आरजू अपने आंगन में बैठे रो रही थी। उसी समय उसकी नजर झाड़ में फंसी एक सुंदर सी चिड़िया पर जाती है, जो अपने आप को झाड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय आरजू झाड़ के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस चिड़िया को बाहर निकाल देती है। फिर चिड़िया बोलने लगती है, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुमने मुझे झाड़ी से बाहर निकालकर मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्योंकि मैं कब से तुम्हें देख रही थी कि तुम यहाँ बैठी कब से रो रही थी, पर उस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम क्यों परेशान हो? नन्ही चिड़िया, कल मेरी मालकिन की बेटी का जन्मदिन है
और हम बहुत गरीब हैं। मैं अपने लिए नई ड्रेस भी नहीं ले सकती जो मैं वहाँ पार्टी के लिए पहनकर जा सकूं, क्योंकि वहाँ सबके सामने मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों के सामने काम करूंगी। तो ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और सबसे सुंदर फूलों वाला गाउन तैयार करके दूंगी और तुम वो ड्रेस पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी। चिड़िया के इतना कहते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते एक फूलों वाला गाउन वहाँ जादू से आ जाता है। आरज़ू ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। फिर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आरज़ू वो गाउन लेकर अंदर चली जाती है और अपनी माँ और बहन को वो गाउन दिखाती है और चिड़िया की सारी बात बता देती है। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन आरज़ू फूलों वाला गाउन पहनकर जन्मदिन के लिए चली जाती है, जहाँ नैन्सी अपने फ्रेंड विशाल से बातें कर रही होती है। विशाल बहुत अमीर था और वो मन का भी बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए वो नैन्सी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे विशाल, थैंक यू सो मच जो तुम मेरे जन्मदिन पर आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। आरज़ू, जरा हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। आरज़ू उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए वहाँ पर आती है, क्योंकि नैन्सी पहले ही समझ चुकी थी कि विशाल की नजर कब से आरज़ू पर ही है। इसीलिए वो उसे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए अपना पैर अड़ा देती है, जिससे आरज़ू गिर जाती है। फिर नैन्सी की सहेलियां आरज़ू पर जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन नैन्सी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए विशाल पहले ही देख चुका था और नैन्सी को ऐसा करता हुआ देखकर आरज़ू वहाँ से चली जाती है। तभी विशाल भी वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ विशाल, तुम बिना केक खाए कहाँ जा रहे हो? अभी तो केक कटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर आरज़ू को गिराया है। मैं तुम लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों माँ बेटी भी नैन्सी के घर काम पर नहीं जाती और आरज़ू दुखी होकर अपने कमरे में बैठी होती है। उसी समय विशाल अपने माता पिता के साथ आरज़ू के घर पर आता है और उसकी माँ से कहता है, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, मैं आपकी बेटी आरज़ू को जानता हूँ। मैंने उसे नैन्सी के जन्मदिन पर देखा था और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने माता पिता को भी यहाँ लेकर आया हूँ। नमस्ते बहन जी, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा था बहन जी। आपकी बेटी आरज़ू के बारे में जैसा सुना था वो बिल्कुल वैसी ही है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। उन सब की बातें सुनकर आरज़ू बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में आरज़ू और विशाल की शादी हो जाती है। आरज़ू अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।